शहरी देवरानी ने खोला गांव की जेठानी के कमरे का सीक्रेट। सही कह रहे थे, ये रात के खाने में मुझे वो कचौड़ी नहीं खानी चाहिए थी। कितनी बेचैनी हो रही है। थोड़ी देर बालकनी में चली जाती है वरना सो नहीं पाऊंगी। बेचैनी से परेशान होकर संगीता अपने कमरे की बालकनी में आती है और टहलने लगती है। तभी उसे उसके पड़ोस वाले घर के पिछले हिस्से से हल्की हल्की मंत्र की आवाज आने लगती है। ये शारदा बहन के घर से इतनी रात में अजीब से आवाज क्यों आ रही है? लगता है कोई कुछ पढ़ रहा है। रात के 2:30 बज रहे हैं, इस वक्त तो टीवी भी नहीं चालू होगा, तो फिर ये आवाज हल्की हल्की आ रही उन अजीबो गरीब मंत्र की आवाज सुनकर संगीता घबरा जाती है और वो सीधा कमरे में जाकर बालकनी का दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन जब शारदा की बड़ी बहू माया, जो शादी कर कुछ महीनों पहले ही गांव से शहर आई थी, छत पर कपड़े सुखा रही होती है, जिसे देखकर अपने छत पर खड़ी संगीता, माया तुम्हारे घर में कल रात कुछ हो रहा था क्या? तकरीबन 2:30 बजे तुम्हारे घर के पिछले वाले हिस्से से अजीब सी आवाज आ रही थी, मानो जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। आंटी जी, अब आपकी उम्र हो चली है, जरूर आपके कान बज रहे होंगे। हमारे घर में तो कोई पंडित भी नहीं है जो मंत्र पढ़े। आप भी ना, वहम होगा आपको। इतना कहकर माया सीधा अब नीचे आ जाती है और अपने कमरे में जाते हुए माया जब कमरे का दरवाजा बंद कर रही होती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। दोपहर 1 बजे की कमरे में घुसी माया शाम को 7 बजे बाहर निकलती है। माया बहू दोपहर से सो रही थी क्या? और ये क्या तुम्हारे कपड़ों पर ये सफेद सफेद सा क्या लग रहा है, मानो जैसे राख हो? माँ जी, राख मेरे कपड़ों पर कहाँ से आएगी? ये तो मिट्टी लग गई थी, झाड़ने के बाद साफ हो जाएगी। माया जल्दी से अपनी साड़ी साफ करती है और किचन में जाकर राहत की सांस लेती है। चलो बच गई, वरना आज तो ये राख इन लोगों के दिल में शक पैदा कर ही देती। आखिरकार माया ऐसा क्यों कह रही थी और ये राख माया के कपड़ों पर कहां से आई? वहीं एक रात पहले जो संगीता को अजीबोगरीब मंत्र की आवाज आ रही थी, वो किस चीज की थी? इन्हीं चीजों का सच पता करने के लिए चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब क्या बताऊं तुम लोगों को, मैं जब से मेरी बहू आई है तब से जब देखो कभी इधर घूमने तो कभी उधर घूमने चली जाती हूँ। शादी को 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक उसने अपनी पहली रसोई भी नहीं की। मेरी बहू भी बड़ी कामचोर है, आज भी मुझे ही पोछा लगा कर आना पड़ा। अरे मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। अच्छा हुआ कि मैं आज के समय में भी गांव से बहू ब्याह कर लाई हूँ। पूरा घर संभाल लेती, सबका बड़ा ध्यान रखती है। अरे मेरी बहू तो देवी है देवी। कभी कभी तो मन करता कि उसके पैर धोकर पानी ही पी लो। इतनी अच्छी बहू किसकी होती है? पहली बार मैंने किसी सास के मुंह से उसकी बहू की इतनी तारीफ सुनी है। उर्मिला इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां हाथों में सब्जी का थैला लिए माया आती है। माँ जी, आप अभी तक घर नहीं गई? आइए, घर जाने का वक्त हो गया है। हाँ बहू, चलो चलते हैं। शारदा अब माया के साथ सीधा चुपचाप चली जाती है, जिसे देखकर कलावती, कैसे एक बार अपनी बहू के कहने पर ये तो चली भी गई। कभी कभी तो लगता है कि इसकी बहू ने इस पर कोई काला जादू कर रखा, वरना आज के समय पर कौन सी सास अपनी बहू की इतनी सुनती है? और इसकी तारीफ है, सुनी थी तुमने? कैसी तारीफ कर रही थी। थोड़ी देर और बैठने के बाद अब सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। कलावती शाम की चाय लिए छत पर जा रही होती है कि तभी अचानक सीढ़ियों से उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। मेरा कमर, मर गई रे, कोई तो मदद करो मेरी। कलावती के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी बेटी भागी भागी आती है, तो वहीं दूसरी तरफ माया अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर बाल बना रही होती है और मुस्कुराकर, लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन करना भी तो जरूरी था। माया की ऐसी बातें बिल्कुल समझ के परे थी। ऐसी कुछ समय गुजर जाता है। माया घर की बड़ी बहू थी, जिसके चलते घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ तिजोरी की चाबी भी माया के पास ही रहती थी। तो वहीं घर में चाहे कोई कुछ भी कम करे, लेकिन सभी पहले माया से ही पूछते, भाभी आज मुझे पार्टी में जाना है, तो मैं कौन सी ड्रेस पहनूं, ये या ये वाली? तुम ये वाली पहनो, ये तुम पर ज्यादा अच्छी लगेगी। तभी शारदा वहां आती है और माया से कहती है, अरे माया बहू, आज मुझे भी अपने सहेलियों के साथ कीर्तन में जाना था, तो मैं सोच रही हूँ क्या पहन कर जाऊं। माँ जी, आपको कीर्तन में जाने की क्या जरूरत है? आप फोन में ही भजन सुन लीजिए। हाँ बहू, सही कहा तूने, कौन इतनी दूर जाए। ये सब देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे माया इस घर की मुखिया हो और बाकी घर वाले उसके नौकर। माया के हाँ ना कहने पर ही घर में सब कुछ चलता था। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। माया अपने कमरे में बैठी होती है, तभी माया का देवर अंकुश उसके कमरे में आता है। भाभी क्या कर रही हो आप? मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, वो मेरी सैलरी होल्ड हो गई है ना, इसलिए। लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए थे? लगता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और उसी को गिफ्ट देना है। बताओ बताओ, अपनी भाभी से छुपाओ मत। अरे नहीं भाभी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो बस ऐसे ही चाहिए थे, मैं आपको वापस दे दूंगा।
माया अपनी कमर से तिजोरी की चाबी निकालती है और तिजोरी खोलकर अंकुश को थोड़े पैसे दे देती है, जिसे लेकर अंकुश एक गिफ्ट शॉप में जाता है और एक सुंदर सा गिफ्ट पैक करवाकर अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी के लिए लेकर आता है, जिससे देखकर साक्षी, अंकुश ये तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, लेकिन तुम्हारी सैलरी तो होल्ड हो रखी है ना, तो तुमने ही लिया कैसे? वो मैं भाभी के पास गया, भाभी ने तिजोरी की चाबी निकाली और पैसे दे दिए। घर की तिजोरी की चाबी तुम्हारी भाभी के पास रहती है? मेरा मतलब अभी तो मम्मी जी है ना, तो फिर चाबी तो उनके पास होनी चाहिए ना। अरे नहीं, घर की सारी जिम्मेदारी मेरी भाभी ही संभालती हैं। ये देखो, मैं उनकी बताई हुई शर्ट ही पहन कर आया हूँ, कितना हैंडसम लग रहा हूँ ना, मेरी भाभी तो बेस्ट है। अंकुश की ऐसी बातें सुनकर साक्षी को थोड़ा अजीब लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ माया सबके खाना खाने के बाद बर्तन में बची हुई झूठी हड्डियों को बाहर कूड़े में फेंकने के लिए तो जाती है, लेकिन उसे फेंकने की बजाय काली पन्नी में डालकर चुपचाप छुपा कर उसे वापस अंदर ले जाने लगती है, जिसे देखकर माया के पड़ोस के आंगन में खड़ी तारा, अरे माया, इन हड्डियों को वापस कहाँ ले जा रही हो? कोई जानवर वगैरह पाल लिया है क्या? नहीं, वो अंदर वाले कूड़ेदान में डाल दूंगी, बाहर जानवर आ जाते हैं ना और लड़ने लगते हैं आपस में, इसलिए। अब इसी तरह समय गुजरता रहता है। ऑफिस का काम खत्म करके प्रदीप जैसे ही घर लौट कर आता है तो देखता है कि कमरे में माया अपनी ड्रेसिंग टेबल सेट कर रही है। अरे, ये ड्रेसिंग टेबल के साथ क्या कर रही हो? हटवाना है क्या इसे? नहीं, वो तो मुझे लगा कि पीछे कोई चूहा है, बस वही देख रही हूँ। ड्रेसिंग टेबल हटवाने की बात सुनकर माया की तो जैसे मानो आधी जान निकल गई हो। इसी तरह अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं और आज माया अपनी सास से, माँ जी, मैं सोच रही थी कि अंकुश की शादी अपनी छोटी बहन कोमल से करवा दूं। मेरा बड़ा बेटा तो काफी सीधा साधा है, इसलिए उसने गांव की लड़की से भी शादी करने में कोई नाटक नहीं किया, लेकिन छोटे को तो तू जानती है, पूरा नखरीला है। मुझे नहीं लगता कि वो गांव की लड़की से शादी करेगा। क्यों नहीं करेगा माँ जी? उसे करनी होगी, मैं हूं ना, मैं करवाऊंगी। मेरे जैसी ही फिर इस घर में एक और आ जाएगी। आप खुश हो ना इस बात से? हाँ बहू, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। माया शारदा की आंखों में आंखें डालकर अपनी बातें इस तरह कहती है कि बिना कुछ बोले ही शारदा उसकी बातें मान जाती है, मानो जैसे माया ने आंखों से ही शारदा के ऊपर कोई मंत्र फूंक दिया हो। इससे पहले माया इस बारे में घर में और किसी से बात करती कि तभी कुछ दिनों में अंकुश अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड साक्षी से शादी करके उसे घर ले आता है, जिसका सबसे बड़ा शौक माया को लगता है। अंकुश, ये तूने क्या किया? हमसे बिना बोले बिना बताए तूने इस लड़की से शादी कर ली, ये सब क्या है? इसका नाम साक्षी है और मैं साक्षी पूरे 5 सालों से रिलेशनशिप में है। साक्षी के घर वालों को हमारे रिश्ते से दिक्कत थी, इसलिए हमने सोचा कि मंदिर में शादी कर लेते हैं। मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन मैं साक्षी के बगैर नहीं रह सकता था। कोई बात नहीं माँ जी, पापा जी, अब जो होना था सो हो गया। अब मेरी देवरानी तो आ ही गई है। सुनो, तुम मुझे अपनी जेठानी नहीं बल्कि बड़ी बहन समझना। इतना कहकर माया अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करती है। माया के समझाने पर पूरे परिवार वाले उसकी बात मान जाते हैं और जब साक्षी और अंकुश कमरे में अकेले होते हैं तो, अंकुश, तुम्हारी भाभी की तो सभी लोग बात मानते हैं, कैसे उनके एक बार कहने पर किसी ने चूं तक नहीं करी? मैंने तो कहा था कि मेरी भाभी बेस्ट है, सब उनकी बात मानते हैं। साक्षी और अंकुश अपनी सुहागरात को लेकर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि तभी अचानक उनकी कांच की खिड़की से एक कौवा टकरा जाता है, जिसे देखकर दोनों काफी डर जाते हैं। ये रात में कौवा कहाँ से आया और कितना डरावना लग रहा है? ये तो अपशकुन हो गया ना? पता नहीं कौवा कहाँ से आया, मैं पर्दा डाल देता हूँ, तुम डरो मत। अंकुश पर्दा गिराकर साक्षी को संभालता है, तो वहीं दूसरी तरफ माया के कमरे के अंदर से मंत्र की आवाज आने लगती है। माया अपने कमरे में रखी ड्रेसिंग टेबल के पीछे छुपी एक सीक्रेट रूम में होती है, जो पूरा काला होता है। तो वहीं उस कमरे की बीचों बीच बैठकर हड्डियां रखकर और नींबू से काला जादू कर रही होती है। माया के सारे बाल बिखरे हुए थे और सुहागन होके भी माया ने एक काली साड़ी पहनी होती है। मैं चाहती थी कि मेरी बहन इस घर में बहू बनकर आए, लेकिन वो अंकुश उस लड़की को ले आया। लेकिन सिर्फ कुछ दिनों की बात है, उस लड़की को मैं घर से निकाल दूंगी और फिर तो मेरी बहन ही इस घर की बहू बनकर आएगी। मेरे हाथ से इस घर की सत्ता कोई नहीं छीन सकता, सब मेरे गुलाम हैं। ये कहते हुए माया और जोर जोर से हंसने लगती है और अपने साइड में रखे पिंजरे के अंदर से एक कबूतर निकालती है, जिसकी गर्दन काटकर वो अपने सामने चल रही आग में फेंक देती है। दरअसल घर वालों का माया की सारी बात मानना, जो भी माया के बारे में बुरा बोलता उसके साथ अजीब अजीब चीज होना, रात में मंत्र की आवाज, ये सब माया के कमरे के अंदर ड्रेसिंग टेबल के पीछे के सीक्रेट रूम का राज था, जिससे अभी तक माया के ससुराल वाले अनजान थे। अपने काले जादू की विद्या करके माया अब अपने सीक्रेट रूम से बाहर निकलती है और उस सीक्रेट रूम का दरवाजा बंद करके ड्रेसिंग टेबल को बिल्कुल पहले की तरह लगा देती है और अपने सोए हुए पति के पास जाकर वो नींद की गोलियां इसे रोज गहरी नींद सुला देती हैं।
अब इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। दोनों बहू सोफे पर बैठी हैं और प्राची पढ़ाई कर रही है। कब से सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहा। कितने टफ ये क्वेश्चन देती है सर ने, अगर सॉल्व नहीं किया तो कल तो बहुत डांट पड़ेगी। प्राची क्यों डर रही हो इतना? मेरे पास एक भभूति है, उसे लगाकर कल चली जाना, सर नहीं डांटेंगे। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? उस भभूति से प्राची के सर पर कोई काला जादू थोड़ी ना हो जाएगा। प्राची दिखाओ कौन सी क्वेश्चन है, मैं मदद कर देती हूँ। प्राची साक्षी को अपनी नोटबुक देती है और देखते ही देखते शहरी बहू साक्षी प्राची की एक क्वेश्चन सॉल्व कर देती है। अरे वाह भाभी, आपने तो इतने कम स्टेप में ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ग्रेट, ये फायदा होता है एक पढ़ी लिखी शहरी भाभी होने का। प्राची के मुंह से साक्षी की तारीफ सुनकर गांव वाली बहू माया की तो मानो किलस सी छूटने लगती है। ऐसी कुछ समय गुजर जाता है और आज शादी के बाद साक्षी पहली बार खाना बनाती है, जो सभी को काफी पसंद आता है। अरे साक्षी बहू, तुमने तो खाना बनाने में संजीव कपूर को भी पीछे छोड़ दिया। माया बहू, अब तुम्हें टक्कर देने वाली तुम्हारी शहरी देवरानी आ गई है। खाना तो सच में काफी बढ़िया बना है, मजा आ गया खाकर। सभी के मुंह से साक्षी की इतनी तारीफ सुनकर माया काफी जलने लगती है। जिसके बाद अब साक्षी जब अपनी बनाई हुई खीर लेने अंदर जाती है तो देखती है कि खीर फट चुकी है। दरअसल खीर फटने के पीछे का कारण कोई और नहीं बल्कि माया ही थी। अब खिलाओ अपनी ये फटी खराब खीर सबको। तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेना, लेकिन घर की सत्ता तो मेरे हाथों में ही रहेगी। अब इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। पूरा परिवार शाम के स्नैक्स खा रहा होता है। तभी साक्षी की नजर सभी घर वालों की उल्टी कलाई पर जाती है, जिसमें सभी लोगों ने एक जैसा लाल रंग का धागा पहना होता है। धागा तो हमेशा सीधी कलाई में पहनते हैं, लेकिन इन्होंने उल्टी कलाई में क्यों पहना है? वो भी सभी ने एक साथ, कितना अजीब है। ये सब साक्षी को काफी अजीब लगता है। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं और आज दूध वाला अपने पैसे लेने के लिए आता है। अरे मालकिन, महीना पूरा हो गया है, अगर आज आप मेरा हिसाब कर देती तो सही रहता। पैसे लेने के लिए साक्षी माया के कमरे में जाती है, लेकिन जब माया नहीं मिलती तो टेबल पर रखी तिजोरी की चाबी लेकर साक्षी खुद पैसे निकालकर दूध वाले को दे देती है। और जब ये बात माया को पता चलती है तो तुमने खुद तिजोरी में से कैसे पैसे निकाले? माँ जी ने तिजोरी की चाबी संभालने की जिम्मेदारी मुझे दी है। भाभी, अभी तक माँ जी जिंदा हैं। चाबी पर पूरा हक माँ जी का ही है। उन्होंने बस आपको संभालने के लिए दी थी और मैं आपसे आपकी कोई चाबी छीन नहीं रही हूँ, बल्कि मैं तो बस दूध वाले को पैसे दे रही थी। साक्षी की बातें सुनकर माया का और मुंह बन जाता है। तो वहीं जब से माया की शहरी देवरानी आई थी तब से घर में हर कोई उसी के गुणगान गा रहा था। एक पढ़ी लिखी मॉडर्न बहू का होना भी जरूरी है। जब से बहू आई है तब से हमारा कितना ध्यान रख रही है। माया बहू को तो इन चीजों की जानकारी ही नहीं थी। अपनी शहरी देवरानी का अपने साथ ऐसा कंपैरिजन होता देखकर माया को काफी गुस्सा आता है। और अगले दिन जब साक्षी किचन में खड़े होकर सब्जियां काट रही होती है तभी अचानक उसके शरीर में अलग अलग जगह पर चुभन शुरू हो जाती है। मेरे शरीर में ये चुभन कैसे हो गई? लग रहा है मानो जैसे कोई शरीर में सुई चुभा रहा हो। साक्षी को सुई चुभने जैसा दर्द होने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि गांव वाली बहू माया का हाथ होता है, जो अपने सीक्रेट काले जादू वाले कमरे में बैठकर माया की बनाई हुई गुड़िया में सुई चुभा रही होती है। बड़ा शौक है ना ससुराल वालों से तारीफें बटोरने का। जब तू काम करने के लायक ही नहीं रहेगी तो फिर तारीफें कैसे बटोरेगी? माया यही नहीं रुकती। शाम में जब साक्षी अपने बंद कमरे में बैठी होती है तभी उसके पास से एक हवा का झोंका होकर गुजरता है। हे भगवान, खिड़की दरवाजे तो बंद है तो यह हवा का झोंका कहां से आया? लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। साक्षी पसीना पसीना होने लगती है और अब वो जब बाथरूम में जाकर मुंह धो रही होती है तो साक्षी को शीशे में अचानक एक काली परछाई दिखती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पहले वो अजीब सा दर्द, फिर वो हवा का झोंका और अब ये काली परछाई। कहीं मुझ पर कोई चुड़ैल का साया तो नहीं आ गया? अब साक्षी को कौन ही बताता कि वो चुड़ैल का साया किसी और का नहीं बल्कि उसके गांव वाली जिठानी का होता है, जो अपने उस काले जादू वाले सीक्रेट रूम में बैठकर उस पर काला जादू कर रही होती है। अब इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अपनी सहेली की शादी से साक्षी रात के तकरीबन 1 बजे घर लौटती है। सच में काफी लेट हो गई मैं आने में, इससे अच्छा तो मैं इन्हें ले जाती। साक्षी डुप्लीकेट चाबी से घर में दरवाजा खोलती है और जैसे ही अंदर आती है तो उसे अपनी जिठानी के कमरे के अंदर से हल्की हल्की अजीब सी आवाज आ रही होती है। ये आवाज किस चीज की है? ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई कुछ पढ़ रहा हो। साक्षी माया का कमरा हल्का सा खोलकर देखती है तो वहां उसकी जिठानी नहीं होती, प्रदीप अकेले ही सो रहा होता है। ये देखकर इतनी रात में भाभी कहाँ है? कहीं बाथरूम में तो नहीं? ज्यादा न सोचते हुए साक्षी सीधा अपने कमरे में आ जाती है। और अगले दिन जब साक्षी इस बारे में माया से पूछती है तो अरे वो तो मैं बाथरूम में थी इसीलिए तुम्हें दिखी नहीं, वरना आधी रात में कहाँ जाऊंगी। मैं तो रात को कमरे का दरवाजा ही बंद करना भूल गई थी, कहीं ये साक्षी मुझे रंगे हाथ पकड़ ना ले।
बाथरूम का गेट भी तो खुला हुआ था, तब ये बाथरूम में कैसे हो सकती हैं? कुछ तो बात है। साक्षी को उस दिन माया पर थोड़ा शक होने लगता है। अब इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। साक्षी किचन में नॉनवेज की पन्नी रखकर बाहर दुकान से दही लेने गई होती है, और जब दही लेकर साक्षी किचन में वापस आती है तो अरे चिकन कहाँ गया? मैं तो यहीं रख कर गई थी ना। चिकन के बारे में पूछने के लिए जब साक्षी अपनी जेठानी के कमरे में जाती है तो देखती है कि माया की ड्रेसिंग टेबल के आसपास कुछ खून की बूंदें गिरी हैं। ये खून कहाँ से आया? और भाभी इस वक्त कहाँ है? चिकन भी किचन से गायब है। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? साक्षी को ऐसी ऐसी चीज देखकर अब थोड़ा अजीब लगने लगा था। ऐसी एक दोपहर साक्षी घबराकर नींद से उठती है। कितना बुरा सपना था। वो चुड़ैल मेरी मुंडी काट रही थी। हे भगवान, ये सपना ही था तो सही। एक काम करती हूँ, थोड़ा बाहर चली जाती हूँ। साक्षी जब कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि उसकी जेठानी अपने कमरे में जा रही है। आज तो घर में कोई नहीं है। पानी पीकर अपनी जेठानी के साथ बैठकर एक गप्पे लड़ा लेती हूँ। पानी पीकर साक्षी जब माया के कमरे में आती है तो देखती है कि माया कमरे में नहीं है। भाभी को तो मैंने कमरे में ही आते देखा था, तो फिर कहाँ चली गई? साक्षी अब बाहर हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी कुछ घंटे के बाद माया अपने कमरे से बाहर निकलती है, जिसे देखकर साक्षी, भाभी अभी तो आप कमरे में नहीं थी और अचानक कमरे से निकली हो। मैं तो कमरे में ही थी, लगता है तुमने ध्यान से देखा नहीं था। साक्षी जानती थी माया झूठ कह रही है। थोड़ी देर बाद साक्षी माया के कमरे की तलाशी से लेने के लिए भी आती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और अब समय यूं ही गुजरता रहता है और इसी के साथ साक्षी का शक भी माया पर बढ़ता है। मैं 2 हफ्ते के लिए अपने मायके जा रही हूँ। माँ की बड़ी याद आ रही है, जल्दी आने की कोशिश करूंगी। अगर ये 2 हफ्तों के लिए मायके चली जाएगी तो फिर घर का काम कौन करेगा? शाम में साक्षी जैसे ही मायके जाने के लिए निकलने लगती है तभी अचानक उसके पैर में मोच आ जाती है, जिसके पीछे का कारण हर बार की तरह इस बार भी माया ही होती है। ये अचानक चलते चलते मेरे पैरों में मोच कैसे आ गई? बहुत दर्द हो रहा है। साक्षी को इस तरह दर्द में देखकर माया काफी ज्यादा खुश होती है। ऐसे ही एक दिन साक्षी जब अपने कपड़े तय कर रही होती है तभी उसे अपने कपड़ों में एक काले रंग की साड़ी दिखती है। अरे ये काले रंग की साड़ी किसकी है? कहीं भाभी की तो नहीं? पर हमारे में तो सुहागन कभी भी काले रंग की साड़ी नहीं पहनती। वो साड़ी लेकर साक्षी जब अपनी जेठानी के कमरे में जाती है तो फिर से उसे ड्रेसिंग टेबल के पीछे से अजीब अजीब आवाज आने लगती है। इसके पीछे से आवाज कैसे आ सकती है? कहीं हमारे घर के पीछे कुछ है तो नहीं? साक्षी इतने पास होकर भी अभी भी अपनी जेठानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसे ही एक दिन जब दोनों शहरी और गांव की बहू सब्जी लेने मंडी गई होती हैं। भैया थोड़ा कम कर लो ना, पूरे 200 रुपए की सब्जी लिए 180 ले लो। अरे नहीं मैडम, 200 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। अब आप ऐसा करेंगे, आप नहीं चाहते कि हम दोबारा सब्जी लेने के लिए आए? आप 150 रुपए लगा दीजिए ना। माया जब उस सब्जी वाले की आंखों में आंखें डालकर जब ये बोलती है तो सब्जी वाला जो पहले 20 रुपए कम करने को तैयार नहीं था 50 रुपए कम कर लेता है। ये देखकर साक्षी को थोड़ा और अजीब लगता है। ऐसे ही एक दिन साक्षी अपने फोन पर काले जादू से रिलेटेड सीरियल देख रही होती है। हे भगवान, ये लोग कैसे काला जादू कर लेते हैं? मुझे तो हमेशा ऐसे काले जादू से दूर रखना भगवान। उस सीरियल को देखकर साक्षी काफी घबरा जाती है और थोड़ी देर बाद जब अपनी जेठानी के कमरे में झाड़ू लगाने आती है तो उसे माया के बेड के नीचे से एक लाल नींबू मिलता है और उसमें 3 लौंग लगी होती हैं। ये देखकर साक्षी हैरान हो जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, ऐसा ही नींबू तो उस सीरियल में भी था। साक्षी जल्दी से माया को बुलाती है। ये उस पड़ोसन का काम होगा, बहुत जल्दी है वो हमारे घर से। तुम फिक्र मत करो, मैं इसे दूर ले जाकर फेंक देती हूँ। ऐसे ही अब कुछ समय गुजरता है और साक्षी जब स्टोर रूम की सफाई कर रही होती है तो उसे वहां पर भगवान की कुछ खंडित मूर्तियां दिखती हैं। ये क्या? खंडित मूर्तियां तो घरों में नहीं रखते, लेकिन इन लोगों ने तो स्टोर रूम में रखी हुई हैं। साक्षी इस बारे में पूछने के लिए अपनी सास के पास आती है। जब साक्षी की नजर दोबारा अपनी सास और ससुर की उल्टी कलाई पर जाती है उस लाल धागे को देखकर। माँ जी, मैं जब से आई हूँ तब से आप लोगों के हाथ में ये धागा देख रही हूँ। ये किस चीज का धागा है? अरे बहू, ये तो मंदिर का धागा है। कौन से मंदिर का धागा? माँ जी, मैं तो आप लोगों को कभी मंदिर जाते देखती ही नहीं हूँ और घर में भी कोई मंदिर नहीं है। बहू, हम लोग नॉनवेज खाते हैं ना, इसलिए मंदिर नहीं जाते। पर बड़ी बहू जब भी मंदिर जाती है तो हमारे लिए धागा प्रसाद लेकर आती है। शैलेश की बातें सुनकर साक्षी को काफी अजीब लगने लगता है। तभी थोड़ी देर में माया घर आती है और सभी को प्रसाद देने लगती है। साक्षी के ना दिखने पर माया अब उसके कमरे में आती है। साक्षी, मैं मंदिर गई थी ना, तो वहीं का धागा और प्रसाद लेकर आई हूँ। इसे खा लो और उससे पहले मैं तुम्हें यह धागा बांध देती हूँ। भाभी, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो अभी ना ही मैं ये धागा पहन सकती हूँ ना ही प्रसाद खा सकती हूँ। मैं बाद में बांध लूंगी ये धागा। अब इसी तरह कुछ समय और गुजर जाता है। साक्षी अब 24 घंटे माया पर नजर रखने लगी थी।
लेकिन फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आज अमावस की रात होती है। मैंने अच्छे से रेस्टोरेंट में हमारे लिए सीट बुक कर ली है। आज रात हम सब वहीं डिनर करेंगे। आज रात हम सब घर में ही खाना खाएंगे, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। माया बहू ठीक कह रही है। साक्षी हमेशा देखती थी कि कैसे माया के एक बार कहने पर सभी घर वाले उसकी बात आसानी से मान जाते थे, लेकिन आज साक्षी को माया पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। रात के तकरीबन 11 बज रहे होते हैं। तभी साक्षी छुपकर माया के कमरे में आती है और देखती है कि आज भी प्रदीप अकेला सो रहा है और माया की ड्रेसिंग टेबल थोड़ी हटी हुई है। ये ड्रेसिंग टेबल टेढ़ी क्यों है और भाभी आज भी अपने कमरे में नहीं है? साक्षी जब ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है तो उसे उसके पीछे दरवाजा दिखता है, जिसे देखकर वो दंग हो जाती है। और जब साक्षी उस दरवाजे को हल्का सा खोलती है तो उसे आखिरकार माया का सीक्रेट काला जादू वाला कमरा मिल जाता है, जिसमें माया एक काले रंग की साड़ी पहने, हाथों में खून हड्डी लिए काला जादू कर रही होती है। माया के आसपास ढेर सारे लाल नींबू और काली विद्या की चीजें होती हैं। ये देखकर साक्षी डर के मारी कांपने लगती है और बड़ी हिम्मत करके माया की वीडियो बनाती है। मतलब भाभी काला जादू करती है। मुझे जल्दी सब कुछ के बारे में घर वालों को बताना होगा। साक्षी छुपकर वीडियो बनाकर सीधा अपने कमरे में आ जाती है और जब अगले दिन माया किसी काम से बाहर गई होती है तो साक्षी वो वीडियो सभी घर वालों को दिखाती है। माया भाभी हम सब पर काला जादू कर रही है, कैसे हो सकता है? इसका मतलब बहू ये धागा इस काले जादू का है, इसीलिए हम सब उसकी सारी बात आसानी से मान जाते हैं। तभी सोचूं, हर दिन जब मैं सुबह सोकर उठता था तो क्यों मेरा शरीर इतना भारी होता था। मैं माया को छोड़ूंगा नहीं। हम लोग जोश में आकर होश नहीं गंवा सकते, हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। हम ये नहीं भूल सकते कि वो काला जादू करने में माहिर है। सभी साक्षी की बात को समझते हैं। तभी माया बाहर से आती है और सभी को एक साथ देखकर, क्या हुआ, कोई जरूरी बात चल रही है क्या, वो भी मेरे बिना? बहू तेरे बिना भी कोई बात हम कह सकते हैं क्या? वो तो बस हम ऐसे ही आस पड़ोस की बातें कर रहे थे। सभी के चेहरों का रंग उड़ा हुआ था। ये माया नोटिस तो कर लेती है लेकिन वो सब कुछ नहीं बोलती। वो अब ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। अब सभी लोग माया से दूर रहने लगे थे। तो वहीं इसी बीच साक्षी माया के पिता रघुनाथ को गांव में कॉल लगाती है और सारी बात बता देती है। अगले दिन रघुनाथ सीधा शहर आता है तो वहीं सब बाहर। मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाया और तुम्हारी बेटी उल्टा हम पर ही काला जादू करने लगी थी। ले जाओ अपनी बेटी को यहाँ से, वरना हम उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। शैलेश, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज है, लेकिन मैं भी क्या करता। बचपन से ही उसे पता नहीं इन चीजों का शौक कैसे चढ़ गया। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे इन चीजों से दूर रखा था। मुझे क्या पता था कि वो दोबारा इन चीजों में पड़ जाएगी। सभी लोग माया के कमरे में जाते हैं और जैसे ही रघुनाथ ड्रेसिंग टेबल हटाता है तो देखता है कि माया उस काले घेरे में बैठकर एक खरगोश की बलि देने वाली होती है। ये देखकर रघुनाथ जल्दी से माया के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। बहुत हुआ तेरा ये ड्रामा, बंद कर। पापा आप यहाँ? हाँ मैं। मुझे लगा कि शादी के बाद तू इन चीजों को छोड़ देगी, लेकिन नहीं, तू तो अपने परिवार वालों के साथ ही काला जादू करने लगी थी। चल यहाँ से, अब तू यहाँ रहने के लायक ही नहीं है। सच कहते हैं लोग की बुराई छुपाई नहीं छुपती। आपकी सच्चाई आज हम सभी के सामने आ गई है। जिस परिवार ने आपको इतना मान सम्मान दिया, प्यार दिया, उस परिवार के साथ विश्वासघात करती रही आप। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना था और तूने हमारे साथ ऐसा किया। निकल जा मेरे घर से। मैं सोचता था मेरी पत्नी सबसे अच्छी है, सबका ध्यान रखती है, पर ये तो पीठ पीछे ये सब कर रही थी। तुम निकल जाओ हमारे घर से, अब यहाँ तुम्हारा कोई जगह नहीं है। आप लोग मुझे कैसे निकाल सकते? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, आपके परिवार का एक अहम हिस्सा हूँ। खबरदार जो अपने आप को हमारे परिवार का हिस्सा कहा तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, पेपर साइन करके गांव भिजवा दूंगा। तूने अपने हाथों से ही अपना घर बर्बाद किया है, अब मैं इन लोगों को और परेशान नहीं होने दूंगा। रघुनाथ माया का हाथ पकड़ता है, उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है। ये सब तेरी वजह से हुआ है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं वापस जरूर आऊंगी। रघुनाथ माया को पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाता है और वो सीधा गांव चले जाते हैं। तो वहीं माया के जाते ही साक्षी प्राची के साथ मिलकर उसके पूरे कमरे की सफाई करवा देती है और पंडित को बुलवाकर घर में पूजा करवाती है और साथ ही अब घर में एक छोटा सा मंदिर भी बन जाता है। बहू, आस पड़ोस में हमारी कितनी बदनामी हुई ना, लोग क्या कह रहे होंगे। अब तो कोई हमसे बात भी नहीं करना चाहेगा। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जेठानी जी की भी इसमें गलती नहीं है। जो लोग इन चीजों में पड़ जाते हैं ना, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं तो बस भगवान से यही दुआ करूंगी कि समय के साथ साथ वो भी इन चीजों को छोड़कर ठीक हो जाएं। अब शहरी बहू साक्षी अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखती है और एक साथ ही बड़ी और छोटी बहू की सारी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है। तो वहीं दूसरी तरफ गांव में माया पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, जिसका इलाज रघुनाथ पंडितों और डॉक्टर से करवाता है।